कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक 6.14 प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी के बारे में आप पढ़ चुके हैं। दिस इज द कंबाइंड नेम। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को मिला करके हम मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। क्लियर? अब क्या ध्यान दीजिएगा कि दिस प्रिंसिपल इज वैलिड ओनली फॉर द कंजर्वेटिव फोर्स। इसका स्टेटमेंट, इसका मतलब यही है कि इफ द बॉडी एक्सपीरियंस्ड ओनली द कंजर्वेटिव फोर्स देन देयर टोटल मैकेनिकल एनर्जी मीन्स काइनेटिक एनर्जी and potential energy means their sum always remains constant or always remains conserved. Clear? कि if any body on which only the gravitational force acting on that, then their mechanical energy remains constant or remains conserved, और वो आपको चेंज नहीं होती है। But we are talking about the mechanical energy. हम ये नहीं कह रहे हैं कि उसकी काइनेटिक एनर्जी नहीं बदलती है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी नहीं बदलती है। दे आर म्यूचुअली चेंजिंग। मतलब काइनेटिक एनर्जी अगर मान लीजिए बढ़ती है तो पोटेंशियल एनर्जी उसकी कम हो जाएगी। अगर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रही है तो देयर काइनेटिक एनर्जी विल डिक्रीज सो दैट देयर सम देयर टोटल रिमेन्स कांस्टेंट। यो दिस इज अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसको कैसे लिखेंगे वो चीज आप देख लीजिए कि दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट if only the conservative forces are doing work on a body, okay, then its total mechanical energy, मतलब kinetic energy और potential energy remains constant. This mutually can vary. kinetic energy बढ़ेगी तो ये बदल सकता है दोनों, बट इनका दोनों का जो सम होगा this only remains constant. हम ये नहीं कह सकते कि only kinetic energy remains constant or only potential energy remains constant. Their sum will remain constant. So this is about the statement of the principle of conservation of mechanical energy. चलिए हम इसको प्रूफ कर लेते हैं। तो to prove this हम ये मान लेते हैं कि we have a body, say let Fx क्या है? Force, and this is the function of x is a conservative force. ये हमने ले लिया कंजर्वेटिव फोर्स विच एक्ट ऑन ए बॉडी। दिस एक्ट ऑन ए बॉडी कंजर्वेटिव फोर्स ड्यू टू विच ए बॉडी, कोई बॉडी है, डिस्प्लेसेस ए डिस्प्लेसमेंट। हमने क्या कर लिया? डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स। डी एक्स भी आप ले सकते हैं, हमने यहाँ ले लिया स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी एक्स। दो चीज हमने लिया, एक फोर्स लिया कंजर्वेटिव फोर्स और एक हमने ले लिया उसका डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू दिस कंजर्वेटिव फोर्स एफ एक्स डेल्टा एक्स। देन आपने वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा होगा। वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या पढ़ते हैं कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन बाय द बॉडी। ये तो होता है। तो देन कहां से? फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब चेंज इन के एफ काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये किसके बराबर होता है? वर्क डन। ये तो आपने पढ़ा होगा। और इसी को आप क्या कह सकते हैं? चेंज इन वर्क एनर्जी थ्योरम, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हमने मान लिया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को हमने डेल्टा के कह लिया। ये किसके बराबर होगा? दिस इज इक्वल टू वर्क डन के बराबर। और वर्क डन क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। फोर्स आपने कितना लिया है? एफ, और कितना डिस्प्लेसमेंट आपने लिया है? डेल्टा एक्स। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये तो हमने ले लिया फ्रॉम द लॉ ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम से हमने लिख लिया ये। नाउ वी हैव आल्सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये हम बात करते हैं चेंज
इन पोटेंशियल एनर्जी, ये हमने ले लिया सिंबल डेल्टा यू। ये चीज हमने बताया है आपको क्यों हम लेते हैं माइनस डब्ल्यू, ये चीज हमने प्रूव भी किया था। और दिस इज द नेगेटिव ऑफ द वर्क डन ऑन एनी बॉडी। क्लियर, दिस इज ऑलवेज अपोजिट टू दैट। अगर आप वर्क करेंगे तो वो एनर्जी स्टोर्ड करेगी, अगर वो वर्क करेगी तो उसकी एनर्जी पॉजिटिव होगी। तो दिस इज अपोजिट टू दैट। ये हम यहां से भी देख सकते हैं। और ये कितना होगा माइनस एफ एक्स और डेल्टा एक्स, ये तो वर्किंग के बराबर है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। अगर यहाँ से प्रॉब्लम हो रही है तो अभी आपने जो पढ़ा है कि डेल्टा यू, यू बराबर कितना होता है, यू एच आपने पढ़ा था ना, ये आपका कितना होता है माइनस डी यू अपन डी एच। ये कितना होता है माइनस डी यू अपन डी एक्स, ये एफ एक्स के बराबर, एफ एच के बराबर होता है, या इसको एफ एक्स कह सकते हैं। तो इससे भी अगर लिखना चाहें कि क्या होता है कि फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल एनर्जी अपॉन डिस्टेंस, या डिस्टेंस ये तो पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो यहां से भी अगर आप बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी कितना मिलेगा माइनस फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट, ये तो आपको मिलेगा। तो ये चीज भी आप कॉन्सेप्ट चाहें तो यूज कर सकते हैं। अदरवाइज हमेशा याद रखिएगा कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है दिस इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द बॉडी। ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए अब नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 हमें क्या मिलेगा, देखिए वर्क डन एफ एक्स डेल्टा एक्स बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे भी वही चीज है, तो हम क्या ले सकते हैं डेल्टा यू बराबर माइनस, और इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा के। क्लियर, या इसको हम ट्रांसफर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा डेल्टा यू प्लस डेल्टा के, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर कितना 0 हो गया। या इसको चाहे तो लिख सकते हैं डेल्टा के प्लस डेल्टा यू, हमने टर्म चेंज किया उससे कोई मतलब नहीं है, दिस इज इक्वल टू 0। क्लियर, या एक चीज क्या है इसको हम लिखा जा सकता है डेल्टा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये आपका 0। इसको समझना है, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। हमने क्या लिया कि दिस इज डेल्टा यू इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल टू 0। ये चीज हमने ट्रांसफर कर लिया टर्म को, काइनेटिक एनर्जी हमने पहले लिख लिया, पोटेंशियल एनर्जी को बाद में लिख लिया। अब इस दोनों को हमने लिख लिया कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एक ही चीज है, दोनों को अलग अलग आप चेंज निकालें या दोनों का एक साथ चेंज निकाल लें। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज हुआ वो आपका 0 आ रहा है। क्लियर, अब हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए किसी क्वांटिटी डेल्टा एक्स है, अगर उसमें कोई जो चेंज है अगर वो 0 है तो ये कब पॉसिबल है, इफ दैट क्वांटिटी इज कांस्टेंट। अगर वो क्वांटिटी कांस्टेंट है तभी तो उसमें चेंज 0 होगा। क्लियर, दूसरे तरीके से भी अगर समझ सकते हैं कि मान लीजिए हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है 5 जूल की, पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास है 3 जूल की, तो दोनों का सम कितना होगा, मैकेनिकल एनर्जी कितना हो जाएगी 8 जूल हो जाएगी। अब अगर मान लेते हैं कि ये चेंज हो रही है और ये भी चेंज हो रही है, तो इसमें मान लीजिए 2 जूल का इंक्रीमेंट हुआ, तो हमें पोटेंशियल एनर्जी में कितना डिक्रीमेंट होना चाहिए कि इसका सम कांस्टेंट, या तो हम ये समझें कि पोटेंशियल एनर्जी को कितना चेंज होना चाहिए कि इन दोनों का सम ऑफ द चेंज जो है वो 0 होना चाहिए। तो अगर ये इसमें 2 जूल अगर इंक्रीमेंट हुआ है, चेंज हुआ है, तो इसमें -2 होना चाहिए, तभी तो ये 0 आ जाएगा। इसका मतलब कि हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है 5 + 2 7 काइनेटिक एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी शुड बी इक्वल टू 3 - 2, उसमें -2 आपका चेंज होना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा 7 + 1 8 आ गया। तो इसी चीज को हम कंसेप्ट को यहाँ यूज करेंगे, तो व्हाट विल गेट डेल्टा के प्लस यू बराबर 0, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी शुड रिमेन कांस्टेंट। क्लियर, तो अगर मान लीजिए ये कांस्टेंट है तो ये क्या हो सकता है, इफ दिस इज कांस्टेंट तो ये हमारा हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है और पोटेंशियल एनर्जी का सम कांस्टेंट है। तो मान लीजिए अगर हम एक चीज और लिख सकते हैं, मान लीजिए हमारे पास के आई है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी,
और पहले मान लीजिए इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हमारा यू आई है, तो दिस शुड बी इक्वल टू, ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी फाइनल हो सकती है प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो भी इनिशियली दोनों का जो सम रहा होगा वही आपका फाइनली भी सम होगा। इसी क्वेश्चन नंबर 4 हम मान सकते हैं। और ये चीजें देखिए, दिस इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू कांस्ट, ये क्या है, दिस इंप्लाइज कि आपका ये है मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। और ये क्या है, दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये तो आपको प्रूफ करना था, विच इज द प्रूफ, कि हमें प्रूफ करना था कि मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। और जो आपने फोर्स लिया है, फोर्स क्या लिया है, फोर्स तो आपने वही लिया है कि आपका फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। तो दिस इज क्लियर। नोट हमें ये करना पड़ेगा कि इंडिविजुअली काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी individually changes, may change, that may vary, but their sum, their total sum always remains constant. ठीक, that means, that is, if kinetic energy increases, अगर kinetic energy increases, then its potential energy, will decrease, and if kinetic energy decreases, its potential energy will increase, and their sum, and so their sum will remains constant or conserved। तो यही हमारा प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी है। क्लियर। इसका हम प्रूफ देखेंगे इन केस ऑफ एग्जाम्पल। हम इसका देख सकते हैं, एग्जाम्पल हम अभी प्रूफ करेंगे। एग्जाम्पल होता है इन केस ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, इन केस ऑफ, इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, फ्रीली फॉलिंग बॉडी। और भी एग्जाम्पल हम देखेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में इसको हम डिस्कस